गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम सरफेस केमिस्ट्री में बात करेंगे ठोस अधिशोषकों पर गैसों का अधिशोषण। ठोस अधिशोषकों पर गैसों का अधिशोषण। और इसमें हमारे दिए हुए हैं बेटाओ कि ठोस अधिशोषकों पर गैसों का जब अधिशोषण कराया जाता है तो ये निम्न कारकों पर निर्भर करते हैं, यानी हम कारक पढ़ेंगे। तो पहला कारक है गैस, और गैस को किसके रूप में ले रहे हैं बेटा अपन? अधिशोष के रूप में। तो गैस या अधिशोष की प्रकृति, गैस या अधिशोष की प्रकृति। तो गैस या अधिशोष की प्रकृति अधिशोषण को किस प्रकार प्रभावित करती है, तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात हम ये ध्यान रखेंगे कि वे गैस हैं जो आसानी से, वे गैसें जो आसानी से द्रवित हो जाती हैं, आसानी से द्रवित। उदाहरण के तौर पर जैसे SO2 है, NH3 है, HCl है, CO2 है इत्यादि। कौन कौन सी? SO2, NH3, HCl, CO2 इत्यादि होती हैं। स्थायी गैसों की तुलना में दूसरी कौन सी तुलना करेंगे हम? स्थायी गैसों की तुलना में। अब स्थायी गैस कौन सी होती हैं? जैसे H2 है, N2 है, O2 है की तुलना में अधिक अधिशोषित होती हैं या शीघ्रता से अधिशोषित होती हैं। तो ये बात अपन को ध्यान रखनी। अब मैं बात करता हूं बेटाओ कि गैस के द्रवित होने की दर, गैस के द्रवित होने की दर जो होती है वो क्रांतिक ताप के, किसके? क्रांतिक ताप के, क्रांतिक ताप के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होता है? क्रांतिक ताप के समान। तो अब बात आती है क्रांतिक ताप किसे कहते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं क्रांतिक ताप। तो हम कहेंगे किसी गैस का वह न्यूनतम ताप, किसी गैस का वह न्यूनतम ताप, ठीक है, जिससे अधिक ताप पर, जिससे अधिक ताप पर ताप पर गैस द्रवीकृत नहीं होती या गैस का द्रवीकरण संभव नहीं है, गैस का द्रवीकरण संभव नहीं है। आ रही है बात समझ में बेटा? गैस का द्रवीकरण संभव नहीं है, चाहे कितना ही दाब बढ़ाया जाए, चाहे कितना ही दाब बढ़ाया जाए, क्या कहलाता है? क्रांतिक ताप कहलाता है। क्लियर बात? क्रांतिक ताप किसे कहते हैं? कि किसी गैस का वह न्यूनतम ताप जिससे अधिक ताप पर गैस का द्रवीकरण संभव नहीं है, चाहे कितना ही दाब बढ़ाया जाए, क्रांतिक ताप कहलाता है। ठीक है। अब क्रांतिक ताप अधिक होने पर, क्रांतिक
ताप अधिक होने पर गैस का द्रवीकरण आसानी से होता है एवं उसके अधिशोषण की दर भी क्या होती है, अधिक होती है। ये बात ध्यान रखेंगे बेटा हम, क्रांतिक ताप अधिक होने पर गैस का द्रवीकरण आसानी से होता है, ठीक है, एवं उसके अधिशोषण की दर भी अधिक होती है। जैसे 1 ग्राम सक्रिय चारकोल ले हम क्या लेते हैं, 1 ग्राम सक्रिय चारकोल, 1 ग्राम क्या लिया हमने, सक्रिय चारकोल लेते हैं, ठीक है। इस पर विभिन्न गैसों की अधिशोषण की दर देखते हैं हम, इस पर विभिन्न गैसों की अधिशोषण की दर। तो सबसे अधिक किसकी होगी बेटा, SO2, उससे कम किसकी होगी, NH3, उससे कम किसकी होगी, HCl, उससे कम किसकी होगी, CO2। ये वे गैस हैं जो आसानी से द्रवीकृत हो जाती, उससे कम होगी CH4 मैथेन, उससे कम किसकी होगी आपके CO कार्बन मोनोऑक्साइड, आ रही बात समझ, उससे कम किसकी होगी आपके N2 और उससे कम होगी H2। तो विभिन्न गैसों की अधिशोषण की जो दर है वो 1 ग्राम सक्रिय चारकोल पर अधिशोषण की दर का घटता क्रम है। क्लियर, कोई दिक्कत, तो ये हुआ पहला कारक। कौन सा कारक है, अधिशोष की प्रकृति। अब हम बात करते हैं दूसरे कारक की, यानी अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा कारक ले लेते हैं हम, अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा कारक कौन सा बेटा, अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्र। तो अधिशोषण की क्षमता जो होती है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। क्या होती है बेटा, पृष्ठीय क्षेत्रफल के समानुपाती, अर्थात हम कहेंगे अधिशोषण की दर या अधिशोषण की क्षमता पृष्ठीय क्षेत्रफल के समानुपाती, यानी किसी पदार्थ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसके अधिशोषण की दर उतनी ही अधिक हो, या अधिशोषण की क्षमता कह दें, या अधिशोषण की क्षमता के रूप में उतनी ही अधिक होगी। हम कहते हैं बेटा कि समान ताप एवं दाब पर, कंडीशन लगाई, समान ताप एवं दाब पर कठोर एवं रंध्रहीन, एक तो आपने क्या लिए, कठोर एवं रंध्रहीन पदार्थों की अपेक्षा, पदार्थों की अपेक्षा। अब हम ले लेते चूर्णित एवं रंध्र युक्त या सरंध्र पदार्थों की अधिशोषण क्षमता या अधिशोषण की दर अधिक होती है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं बेटा इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल
अधिक होता है। आप देखेंगे कोई भी पदार्थ का आपने एक पीस ले रखा है, अब आपको उसको दो टुकड़ों में तोड़ना है, तो एक दोनों टुकड़ों में एक नई सरफेस उत्पन्न हो गई। नई सरफेस उत्पन्न होने के कारण उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ गया। पहले ये पेन था आपके, अब इसकी सरफेस ये है, अब इसको हम तोड़ दे तो ये सरफेस और ये सरफेस और नई उत्पन्न हो गई, तो इस पर भी आपके अधिशोषण होगा, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने से अधिशोषण की दर बढ़ती है। पहला कण। दूसरा है आपके सैरंध्र पदार्थ हैं, यानी कोई पदार्थ ऐसा है जिसमें रंध्र पाए जाते हैं, तो रंध्र पाए जाने के कारण भी उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है, तो उनमें भी अधिशोषण की दर अधिक होती है। ठीक है। और 1 ग्राम ठोस द्वारा उपलब्ध सतही क्षेत्रफल को 1 ग्राम ठोस द्वारा उपलब्ध सतही क्षेत्रफल को अधिशोषक का विशिष्ट क्षेत्रफल कहते हैं। बात आ रही है समझ में? 1 ग्राम ठोस द्वारा उपलब्ध सतही क्षेत्रफल को हम क्या कहते हैं बेटा? विशिष्ट क्षेत्रफल कहते हैं। तो ये बात हुई अपने अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल की अधिशोषण की दर निर्भर करती। अब बात करते हैं हम आगे। हाँ, अब तीसरा कारक है बेटा दाब का प्रभाव। इसको ध्यान से समझना, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। तो हम कहेंगे बेटा दाब के प्रभाव में कि अधिशोषण की मात्रा या दर, पहले हम बात कर लेते हैं अधिशोषण की मात्रा या दर। तो अधिशोषण की मात्रा या दर किस कहेंगे? 1 ग्राम अधिशोषक द्वारा 1 ग्राम अधिशोषक द्वारा 1 ग्राम अधिशोषक द्वारा अधिशोषित अधिशोषित अधिशोष पदार्थ की मात्रा, अधिशोषित अधिशोष पदार्थ की, ग्रामों में ले लीजिए, ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है बेटा? अधिशोषण की दर कहलाती है। ठीक है। तो अधिशोषण की मात्रा इज इक्वल टू लिखना चाहूं मैं अधिशोषण की मात्रा या दर इज इक्वल टू होता है बेटा x अपॉन m। क्या होगा? x अपॉन m। यहां x जो है अधिशोष की मात्रा को व्यक्त करती है और m जो है वह अधिशोषक का द्रव्यमान है, अधिशोषक का द्रव्यमान। क्लियर? हम कहते हैं अगला पॉइंट कि किसी गैस की प्रति इकाई द्रव्यमान अधिशोषक पर अधिशोषित की मात्रा गैस के दाब पर निर्भर करती है। किसी गैस की प्रति इकाई किसी गैस की प्रति इकाई द्रव्यमान अधिशोषक पर अधिशोषित की मात्रा किस पर निर्भर करती है?
गैस के दाब पर निर्भर करती है। आ रही है बात समझ में? किसी गैस की प्रति इकाई द्रव्यमान अधिशोषक पर अधिशोषित मात्रा, अधिशोषक पर अधिशोषित मात्रा किस पर निर्भर करती है? गैस के दाब पर निर्भर करती है। स्थिर ताप पर या निम्न ताप पर दाब बढ़ाने पर अधिशोषक की मात्रा बढ़ती है। हम कहते हैं निम्न ताप पर बात करते हैं, तो निम्न ताप पर बेटा दाब बढ़ाने पर क्या करते हैं हम? दाब बढ़ाने पर, ठीक है, अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है। अधिशोषण की मात्रा बढ़ती। आ रही है बात समझ में? निम्न ताप पर दाब बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है। यह बात उच्च ताप पर लागू नहीं होती, ये ध्यान रखना है अपन को, उच्च ताप पर यह बात लागू नहीं होती है। आ रही है बात समझ में? याद रहेगी। अगली बात, स्थिर ताप पर एक मिनट, स्थिर ताप पर अधिशोषक सॉरी स्थिर ताप पर अधिशोषण की मात्रा, स्थिर ताप पर अधिशोषण की मात्रा एवं गैस के दाब के मध्य, एवं गैस के दाब के मध्य एक संबंध दिया। इन दोनों के मध्य क्या दिया? एक संबंध दिया। इसे हम अधिशोषण समतापी कहते हैं, या ये क्या कहलाता है? अधिशोषण समतापी कहलाता है। ठीक है, इसे समीकरण के रूप में, आरेख के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और ये होता है बेटा अधिशोषण की दर होती है x अपॉन m, ये समानुपाती होती है p। x अपॉन m क्या है? अधिशोषण की दर। ये किसके समानुपाती होती है? p के। दाब बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा, दाब बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा आपके बढ़ती है। जैसे जैसे हम दाब बढ़ाएंगे अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है, जो संतृप्ति दाब पर अधिकतम हो जाती है। संतृप्ति दाब पर क्या हो जाएगी? अधिकतम हो जाती है। अब इसमें वृद्धि नहीं होती, क्योंकि इस अवस्था में अधिशोषित गैस की आणविक परत का निर्माण कर लेती है। बेटा इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। हम कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम दाब बढ़ाते हैं, दाब बढ़ाते हैं, तो अधिशोषण की जो मात्रा है वो दाब के क्या होती है? समानुपाती। अधिशोषण की मात्रा दाब के क्या होती है? समानुपाती। तो अधिशोषण की मात्रा यानी x अपॉन m बढ़ती है। परंतु हम देखेंगे जो संतृप्ति दाब पर, संतृप्ति दाब पर कैसी हो जाती है? मैक्सिमम हो जाती है, अधिकतम हो जाएगी। अब अधिकतम होने के बाद यदि हम दाब में वृद्धि करें तो अब x अपॉन m की मात्रा में वृद्धि नहीं होती। इसका कारण क्या है? क्योंकि अब अधिशोषक की सतह पर एक आणविक परत, जैसे ये अधिशोषक है, अब इस पर अधिशोष की क्या हो गई? एक आणविक परत का क्या हो गया बेटा? निर्माण हो गया। और आणविक परत का निर्माण होने के कारण
अब इसके अधिशोषण की दर नहीं बढ़ती। क्लियर? अब हम आगे बात करते हैं। हाँ, तो संतृप्ति दाब पर एक्स अपॉन एम की मात्रा में वृद्धि नहीं होती। यहां पर आपके मैक्सिमम अधिशोषण हो जाता। और अधिशोषण जो होता है बेटा, वो एक उत्क्रमणीय प्रक्रम है। अधिशोषण कैसा प्रक्रम है? उत्क्रमणीय, जिसमें पीएस दाब पर अधिशोषण की मात्रा विशोषण की मात्रा के बराबर हो जाती है। इसको हम एक ग्राफ से समझते हैं बेटा, कि अब यहां पर अधिशोषण की मात्रा क्या हो गई? अधिकतम। और अधिशोषण की मात्रा अधिकतम है, उस दाब को हम मान लेते हैं पीएस, यानी संतृप्ति दाब। अब आगे हम बात करते हैं कि इसके मध्य ग्राफ खींचें, किसमें? अधिशोषण की मात्रा। इधर ले लेते हैं हम x अपॉन एम, अधिशोषण की मात्रा, और इधर ले लेते हैं हम दाब, यानी P। हम जानते हैं जैसे जैसे दाब में वृद्धि करेंगे, अधिशोषण की मात्रा यानी x अपॉन एम का मान बढ़ेगा। परंतु एक स्थिति ऐसी आएगी कि अब दाब बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा लगभग क्या हो जाती है? स्थिर हो जाती है, यानी अधिशोषण की मात्रा में अब वृद्धि नहीं होगी। और इस दाब को हम संतृप्ति दाब यानी पीएस से व्यक्त करते हैं। इसे क्या कहते हैं? संतृप्त दाब। अब क्या होता है कि इससे ऊपर दाब बढ़ाने पर, इससे ऊपर दाब बढ़ाने पर तो अधिशोषण जो है वो घटना होती है कैसी? उत्क्रमणीय। वो कैसी हो? उत्क्रमणीय। तो अब क्या होगा? अधिशोषण की मात्रा या अधिशोषण की जो दर है वो आपके विशोषण, वो किसके? विशोषण की दर के समान हो जाती है। यानी अधिशोष के अणुओं का अधिशोषक की सतह पर जितना अधिशोषण होगा, उतने ही अधिशोष के अणु अधिशोषक की सतह को छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है? तो इसलिए अब यहां पर दाब बढ़ाने पर भी अधिशोषण की मात्रा में वृद्धि नहीं होती। क्लियर? तो ये हुआ बेटा दाब का प्रभाव। ठीक है, आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। कल हम बात करेंगे ताप का प्रभाव। ठीक है, थैंक्स बेटा।